हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 12वां है। यहां पर हम लोग विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग विश्व के संदर्भ में जलवायु का अध्ययन करेंगे। यानी अब तक हम लोगों ने भारत के संदर्भ में जलवायु का अध्ययन किया था, लेकिन अब हम लोग विश्व के संदर्भ में जलवायु का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जलवायु का वर्गीकरण दिया गया है कि जलवायु का जो वर्गीकरण है ये 3 बृहद उपगमनों द्वारा किया गया है। उपगमन या फिर इसको उपागम या फिर अंग्रेजी में इसको अप्रोच कहा जाता है। यानी जलवायु वर्गीकरण के लिए 3 अप्रोच को अपनाया गया है। तो कौन कौन सी 3 अप्रोच हैं? यहाँ पर पहली अप्रोच है आनुभविक वर्गीकरण की। तो देखिए, आनुभविक जो वर्गीकरण है ये तापमान और वर्षण से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। यानी इसमें तापमान और वर्षण के आंकड़े लिए जाते हैं, तो ऐसे करके आनुभविक वर्गीकरण होता है। सेकंड है यहाँ पर जन्निक वर्गीकरण जो है जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास करता है। तीसरे प्रकार का जहाँ वर्गीकरण है अनुप्रयुक्त वर्गीकरण। अनुप्रयुक्त वर्गीकरण जो है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। इन सब में जो आनुभविक पद्धति है ये काफी ज्यादा प्रचलन में आई है, काफी ज्यादा फेमस हुई है। इसका रीजन ये है क्योंकि कोपेन ने अपनी जो जलवायु वर्गीकरण की पद्धति विकसित की वो इसी पर आधारित थी। तो कोपेन ने जो है वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। यानी कोपेन ने यह प्रूव किया कि जलवायु और वनस्पति के बीच में घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे जलवायु में भिन्नता आती जाती है वैसे वैसे वनस्पति का जो वितरण है इसमें भी भिन्नता आती है। इन्होंने तापमान और वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका जो है वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया है और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया है। वर्षा और तापमान की इन्होंने मध्यमान वार्षिक और मध्यमान मासिक आंकड़ों को उठाया है और इसके आधार पर अपनी जलवायु वर्गीकरण पद्धति विकसित की है। यानी इनकी जो जलवायु वर्गीकरण की पद्धति है ये पूरी तरह से अनुभविक पद्धति है। सन 1918 में इन्होंने अपनी पद्धति विकसित की थी। हालांकि समय के साथ साथ इनकी पद्धति में संशोधन किया गया, फिर भी दुनिया भर में आज भी कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण पद्धति है वो आज भी प्रचलन में है, आज भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है और सर्वमान्य है। देखिए, यहाँ पर कोपेन की जो जलवायु वर्गीकरण पद्धति है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कोपेन ने जो है 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 प्रमुख जलवायु समूह हैं, A, B, C, D, E। ये 5 प्रमुख जलवायु समूह हैं, जिनमें से 4 जो हैं तापमान पर आधारित हैं और एक जो है वर्षण पर आधारित है। तो A समूह में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु आती है, B समूह में जो है शुष्क जलवायु आती है, C समूह में कॉन्स्टेंट शीतोष्ण जलवायु आती है, डी में शीतल हिमवन्न जलवायु आती है, ई में शीत आती है। और देखिए, एक समूह यहाँ पर और ऐड कर दिया गया है बाद में, जैसा कि आपको बताया होगा 1918 में इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था, लेकिन समय के साथ साथ इसमें संशोधन किए गए। तो यहाँ पर एक और ऐड कर दिया गया, वो है एच वाला समूह, यानी उच्च भूमि वाला समूह। इसमें ऊंचाई के गाढ़ शीत है। तो कुछ स्रोतों में 6वां प्रकार भी शामिल कर लिया गया है। वैसे मूल रूप से इनके समूह 5 समूह हैं और 5 समूहों का भी यहाँ पर बाद में इन्हें भी उप समूहों में डिवाइड किया गया है। जैसे उष्णकटिबंधीय की बात कर लें तो उष्णकटिबंधीय के लक्षण यहाँ बताए गए हैं कि इसमें सभी महीनों का जो औसत तापमान है ये 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु के लक्षण बताए गए हैं कि वर्षण की तुलना में जो विभव है यहाँ पर वाष्पीकरण की अधिकता होती है। कॉन्स्टेंट शीतोष्ण के लक्षण बताए गए हैं कि सर्वाधिक ठंडे महीने का जो औसत तापमान होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशी जलवायु होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि मध्य अक्षांश पर अगर गर्मी के दिनों की बात करें तो गर्मी के दिनों में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और ठंडे महीनों का जो औसत तापमान होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। वहीं शीतल हिम वन जलवायु का यहाँ लक्षण बताया गया है कि वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान जो है 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे। यानी कहने का मतलब यह कि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। शीत की बात करें तो यहाँ पर सभी महीनों का औसत तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यानी यहाँ पर शीत जलवायु में क्या होता है कि जो सभी महीने हैं इन सभी महीनों का जो औसत तापमान है ये 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। उच्च भूमि का बता ही दिया है कि यहाँ पर उच्च भूमि का मतलब ये जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में भिन्नता आती जाती है। तो इसी में ऊंचाई के कारण शीत है। तो देखिए, यहाँ पर जो इनके 5 समूह हैं, इन 5 समूह का फिर से इन उपसमूहों में इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो बड़े अक्षर हैं यानी कि A, C, D और E ये आर्द्र जलवायु को डिनोट करते हैं। वहीं बी अक्षर जो है शुष्क जलवायु को निरूपित करता है, डिनोट करता है। जलवायु समूहों को तापक्रम और वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में डिवाइड किया गया है, जिसको छोटे अक्षरों के द्वारा अभिहित किया गया है। यानी कि यहाँ पर तो ये 5 मुख्य समूह हैं, फिर बाद में इनको कई उप समूहों में डिवाइड किया गया है और इन उप समूहों को छोटे अक्षरों के द्वारा फिर डिनोट किया गया है। जैसे यहाँ बताया गया है
कि शुष्कता वाले जो मौसम है इनको छोटे अक्षरों F, M, W और S के द्वारा इंगित किया गया है। F का मतलब है आर्द्र, यानी जहां पर वर्षा होती है तो F का मतलब है आर्द्र वाला इलाका। M का मतलब है मानसूनी जलवायु। W का मतलब है शुष्क शीत ऋतु। S का मतलब है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। वहीं अंग्रेजी के जो छोटे अक्षर हैं यानी A, B, C और D ये तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। तो ऐसे करके आप लोग देख पा रहे होंगे 5 तो प्रमुख समूह हैं, फिर बाद में इन्होंने इनके छोटे छोटे उपसमूह भी डिवाइड किए हैं और इन उपसमूहों में भी इन्होंने क्या किया है, ये छोटे अक्षर हैं उनसे भी कुछ कुछ चीजें डिनोट की हैं। जैसे F से जो है आर्द्र वाला इलाका है, M से मानसूनी जलवायु वाला इलाका है, W से शुष्क शीत ऋतु वाला है और S से शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला है। अब यहां पर देखिए B समूह की जलवायु है, जैसा कि आप लोग जानते हैं B जो समूह है वो शुष्क जलवायु वाला समूह है। तो B समूह की जलवायु को उपविभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए S और मरुस्थल के लिए W जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं, एक बार यहां पर पूरा एक डिवाइडेशन दिया गया है। जैसे A समूह की जो जलवायु है यानी कि A उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला समूह है, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें भी इसके 3 प्रकार हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क। ऐसी B में B शुष्क जलवायु में आप देख पा रहे होंगे इसके 4 प्रकार हैं, उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी, उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय स्टेपी और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। C जो है ये कौन शीतोष्ण है, इसमें भी 3 प्रकार हैं, आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय, भूमध्य सागरीय और समुद्री पश्चिम तटीय। अगला समूह है यहाँ पर D शीतल हिमवन्य जलवायु वाला, इसके भी 2 समूह हैं, आर्द्र महाद्वीपीय और उप उत्तर ध्रुवीय। E शीत जलवायु वाला समूह है, इसके भी 2 समूह हैं, टुंड्रा और ध्रुवीय हिमटोपी। F जो है उच्च भूमि वाला समूह है, इसमें उच्च भूमि आ जाती है, यानी इसमें हिमाच्छादित उच्च भूमि आ जाती हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समूह A यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु समूह की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। देखिए एक बार मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर इसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है और ये 0 डिग्री अक्षांश को निरूपित करती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाली जो रेखा आप देख पा रहे हैं इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर इसको कर्क रेखा कहा जाता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, देखिए मैंने ये रेखा भी यहाँ खींच दी है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा है इसको मकर रेखा कहा जाता है। तो इन रेखाओं के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये क्षेत्र है जो ये उष्णकटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। देखिए इस क्षेत्र में पूरे साल सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और सूर्य की सीधी किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, यानी यहाँ पर एक अंतर उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र जिसको ITCZ कहा जाता है, ये यहाँ पर उपस्थित हो जाता है और इसकी उपस्थिति की वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण और आर्द्र रहती है, यानी गर्म और आर्द्र रहती है। यहाँ इस क्षेत्र में वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, यानी कि यहाँ पर वर्ष का जो तापांतर है वो बहुत कम होता है, यानी कि यहाँ पर सबसे उच्च जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है और सबसे निम्न तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो यहाँ पर वार्षिक तापांतर जो है बहुत कम होता है और इस क्षेत्र में वर्षा जो है अधिक होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। 3 प्रकार कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। देखिए इसे AF से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर कैपिटल A उष्णकटिबंधीय जलवायु को और स्मॉल f जो है आर्द्र मौसम को डिनोट कर रहा है। इस तरह की जलवायु जो है इक्वेटर लाइन या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसन, इसके अलावा पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह इसमें आ जाते हैं। देखिए इस तरह की जलवायु की खास विशेषता होती है कि यहाँ पर वर्ष के प्रत्येक महीने में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ पर चूंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पर लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पर तापमान समान रूप से ऊंचा रहता है और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है, यानी यहाँ पर सबसे गर्म महीने और सबसे ठंडे महीने का जो तापांतर है ये बहुत कम होता है। यानी यहाँ पर अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान यहाँ पर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। देखिए इस तरह की जलवायु में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पनपते हैं, जैसा कि आप लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो होते हैं वो काफी ज्यादा सघन वन होते हैं, सघन बितान वाले होते हैं, यानी इनमें दिन के समय में जो सूर्य का प्रकाश है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाता है और ऐसे वनों में व्यापक जैव विविधता देखने को मिलती है। इसके बाद अगला प्रकार है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु।
देखिए इसे AM से डिनोट करते हैं। यहां पर स्मॉल m जो है ये मानसूनी जलवायु को या मानसूनी मौसम को डिनोट कर रहा है। इस तरह की जो जलवायु है ये आपके भारतीय उपमहाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह की जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। इसके अलावा जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया रीजन है वहां पर पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहां पर पाई जाती है। इसके अलावा इस तरह की जलवायु जो है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है इसमें भी इस तरह की जलवायु पाई जाती है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर भारी वर्षा जो होती है वो अधिकतर गर्मियों के सीजन में होती है और यहाँ की जो शीत ऋतु होती है यानी सर्दियों का जो सीजन होता है वो शुष्क होता है। इसी में तीसरे प्रकार की जलवायु आ जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। देखिए इसे 8W से डिनोट करते हैं। यहां पर W का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु। देखिए इस प्रकार की जो जलवायु है ये AF प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर और दक्षिण में पाई जाती है। यानी AF का मतलब क्या है कि जो आपकी इक्वेटर लाइन के आसपास जो जलवायु पाई जाती है वो AF प्रकार की जलवायु है, तो ये उसके उत्तर दक्षिण में पाई जाती है। इस तरह की जलवायु को सवाना या फिर सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग सवाना के बारे में जानते हैं कि सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और सूडान जो है एक देश है, सूडान में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। इसी वजह से इसको जो है सवाना या फिर सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। और यह जलवायु जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में, बोलीविया और पराग्वे के निकटवर्ती भाग हैं उनमें, इसके अलावा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर आर्द्र ऋतु छोटी होती है, शुष्क ऋतु भीषण और लंबी होती है, तापमान जो है वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर यहाँ पर सर्वाधिक होता है। इस तरह की जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर सवाना घास भूमियां इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, तो इसी वजह से इसको सवाना या फिर सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। अब दूसरे प्रकार की जलवायु है शुष्क जलवायु B। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, शुष्क जलवायु की विशेषता होती है अत्यंत न्यून वर्षा, यानी यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। और इस तरह की जो जलवायु है ये पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है, जो इक्वेटर लाइन से 15 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में फैली हुई है। 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के जो निम्न अक्षांश हैं यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में इस तरह की जलवायु पाई जाती है, जहां पर तापमान का अवतरण होता है। तापमान का यहाँ पर अवतरण होता है, कमी आती है तापमान में, और यहाँ पर उत्क्रमण भी होता है तापमान का। इसी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है और यहाँ पर इस क्षेत्र में सूखा बना रहता है। तो यहाँ पर 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर शुष्क मौसम पाया जाता है। इसके अलावा महाद्वीपों के जो पश्चिमी सीमांत हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराएं बहती हैं। तो ठंडी धाराओं के बहने की वजह से यहाँ पर किसी प्रकार के बादल नहीं बन पाते हैं। यही कारण है कि महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे हैं ये पूरे सूखे रह जाते हैं। तो महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन्न क्षेत्र, विशेषतः जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट हैं, यहाँ पर यह जलवायु विश्व तट की ओर अधिक विस्तृत है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैलिफोर्निया करंट है, यानी कैलिफोर्निया की धारा है, ये भी ठंडी धारा है, और नीचे पेरिवियन धारा है, ये भी ठंडी धारा है। इस वजह से यहाँ पर उत्तर अमेरिका का पश्चिमी किनारा और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी किनारा पूरा सूखा रह जाता है। मध्य अक्षांशों की बात करें तो मध्य अक्षांशों में इक्वेटर लाइन से 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में यह जलवायु जो है ये महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों से प्ररुद्ध रहती है जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्राय समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती हैं। देखिए कहने का मतलब यह है कि जो 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच के जो हिस्से हैं उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच में, वहां पर क्या है, वहां पर जो अंदरूनी आंतरिक महाद्वीप के भाग हैं तो उनके चारों ओर क्या है, पर्वत हैं। तो चारों पर्वतों से घिरे होने की वजह से जो आर्द्र पवनें होती हैं वो इन बीच के इलाकों में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि चारों तरफ से पर्वत होते हैं तो बीच के इलाकों में पवनें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। लिहाजा जो बीच के इलाके होते हैं वो शुष्क रह जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्राय समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती हैं, तो इस वजह से ये इलाके जो है शुष्क रह जाते हैं। शुष्क जलवायु को जो है स्टेपी अथवा अर्धशुष्क जलवायु BS और मरुस्थल जलवायु BW में विभाजित किया जाता है, और इसे जो है आगे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु यानी BSH और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु BWH में बांटा जाता है। 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में से मध्य अक्षांशी स्टेपी यानी BS के और मध्य अक्षांशी मरुस्थल यानी BW के जलवायु में विभाजित किया जाता है। तो ऐसे करके आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ इस पर इसका जो दो जगह वर्गीकरण किया गया है, यानी 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री की जो उपोष्णकटिबंधीय अक्षांश है वहां पर इसको उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल में डिवाइड किया गया है। ऐसे ही 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में से मध्य अक्षांशी स्टेपी और मध्य अक्षांशी मरुस्थल में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर की जलवायु आपकी आ जाती है कौष्ट शीतोष्ण मध्य अक्षांशी जलवायु C। देखिए यह जलवायु जो है 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य में
मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर पाई जाती है, यानी मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी या पूर्वी भागों में इस तरह की जलवायु पाई जाती है, खास करके तो पूर्वी भागों में जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु में सामान्यतः जो गर्मी का सीजन होता है गर्म होता है और शीत ऋतु यहाँ पर मृदुल होती है। इस जलवायु को जो है 4 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर पहला प्रकार है आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु यानी CWA। देखिए यह जलवायु जो है कर्क और मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत का उत्तरी मैदान और दक्षिण चीन के जो आंतरिक मैदान है वहां पर पाई जाती है। यानी आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु जो है वो आपके भारत के उत्तरी मैदान में, इसके अलावा जो दक्षिण चीन का आंतरिक मैदान है इसमें ये जलवायु पाई जाती है। और ये जलवायु जो है आपकी AW जलवायु जैसी ही है, केवल यहाँ पर अपवाद इतना है कि इसमें सर्दियों का तापमान कांस्टेंट होता है, यानी सर्दियां यहाँ पर हल्की सी गर्म होती हैं। इसके बाद इसी में सेकंड प्रकार की जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसको CS से डिनोट किया गया है। देखिए इस तरह की जलवायु जो है ये भूमध्य सागर के चारों ओर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसे मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है, तो इसके चारों ओर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और उपोष्णकटिबंध से 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के जो अक्षांश हैं इनके महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। यानी 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो पश्चिमी किनारे हैं उन पर ये जलवायु इस तरह की पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया यानी कि मध्य कैलिफोर्निया रीजन, मध्य चिली रीजन, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग, ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है ये वाला हिस्सा, और दक्षिण पश्चिमी तट, यहाँ पर आप देख पा दक्षिण पश्चिमी हल्का सा इसका तट आ गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वेस्टर्न कैप ऑफ साउथ अफ्रीका, वहां पर भी इस तरह की जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र जो है ग्रीष्म ऋतु में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब और शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर उष्ण और शुष्क गर्मियां होती हैं और मृदु और वर्षायुक्त सर्दियां होती हैं, ये इसकी विशेषताएं होती हैं। यानी यहाँ पर सबसे की पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो सर्दियों के सीजन में होती है। यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर गर्मियों में वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर अधिकतर वर्षा जो होती है वो सर्दियों के सीजन में होती है। यानी यहाँ की जो सर्दियां होती हैं वो मृदु और वर्षायुक्त सर्दियां होती हैं, यही इस जलवायु की विशेषता होती है। इसी में अगले प्रकार की जलवायु जो है वो है आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसको CFA कहा जाता है। देखिए यह जलवायु जो है उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के जो पूर्वी भाग हैं उनमें पाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं महाद्वीपों के पूर्वी भाग में इस प्रकार की जलवायु ये पाई जाती है। इस प्रदेश में वायु राशियां जो हैं ये प्राय अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष वर्षा करती हैं। यह जलवायु जो है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन, जैसा कि आप देख पा दक्षिणी और पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, और तटीय दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जलवायु पाई जाती है। यानी तटीय दक्षिणी अफ्रीका आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वहां पर इस तरह की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर जो है औसत वार्षिक वर्षा जो है 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तड़ित झंझा और शीत ऋतु में यहाँ पर वाताग्री वर्षण यहाँ की सामान्य विशेषताएं हैं। यानी कि यहाँ पर गर्मियों के सीजन में जो तड़ित झंझा है उससे वर्षा होती है और सर्दियों के सीजन में यहाँ पर वाताग्री वर्षण होता है। इसी में अगले प्रकार की जलवायु है समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु, जिसको CFB से डिनोट किया जाता है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायुओं से ध्रुवों की ओर, यानी आपकी जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इससे ध्रुवों की ओर ये जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, यानी उत्तर पश्चिमी यूरोप ये वाला रीजन, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, यानी उत्तर अमेरिका का ये पश्चिमी वाला तट है ये वाला तट, उत्तरी कैलिफोर्निया यानी कैलिफोर्निया का उत्तरी भाग, दक्षिण चिली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दक्षिण चिली इस साइड में। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आप देख पा रहे दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पर इस तरह की जलवायु ये पाई जाती है। यहाँ पर समुद्री प्रभाव की वजह से तापमान मध्यम होता है और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में ये कांस्ट होता है। यानी शीत ऋतु में यहाँ पर अपने अक्षांशों की तुलना में यहाँ पर जो मौसम होता है वो गर्म होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इस समुद्र के अधिक नजदीक हैं। इसी वजह से समुद्र के अधिक नजदीक होने की वजह से उच्च अक्षांशों में होने के बावजूद भी यहाँ पर अत्यधिक सर्दी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का समकारी प्रभाव बना रहता है। देखिए इस तरह की जलवायु को ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इस तरह की जलवायु उत्तर पश्चिमी यूरोप में खास करके ब्रिटेन में पाई जाती है, तो इसको ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। चौथे प्रकार की जलवायु है शीत हिम वन जलवायु D। देखिए यह जो है उत्तरी गोलार्ध में 40 से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इसे भी 2 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर पहला प्रकार है आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, जिसको DF कहा जाता है। देखिए DF जलवायु जो है ये समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशी स्टेपी जलवायु से ये ध्रुवों की ओर पाई जाती है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु से लेकर और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से लेकर ध्रुवों की ओर ये जलवायु पाई जाती है। यहां पर जाड़े जो है ठंडे होते हैं, बर्फीले होते हैं, तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती है, वार्षिक तापांतर यहां पर अधिक होता है, मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रकार है शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु यानी डीडब्ल्यू जलवायु। ठीक है, डीडब्ल्यू जलवायु जो है ये मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर पूर्वी जो एशिया वाला रीजन है यहां पर डीडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है। जाड़ों में यहां पर प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट विकास और ग्रीष्म ऋतु में इसका कमजोर पड़ना, ये चीजें जो है इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होता है और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होता है। यहां पर वार्षिक वर्षा जो है ये कम होती है, यानी वार्षिक वर्षा यहां पर 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसके बाद पांचवें प्रकार की जलवायु है, यह है ध्रुवीय जलवायु ई। देखिए, ध्रुवीय जलवायु जो है ये 70 डिग्री अक्षांश से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है और यह भी दो प्रकार की होती है। एक तो इसमें आ जाती है टुंड्रा जलवायु यानी ईटी। टुंड्रा जलवायु का जो नाम है वो काई, लाइकेन और पुष्पी पादप जैसे जो छोटे वनस्पति प्रकार के पादप हैं उनके आधार पर इसका नाम रखा गया है। ये जो टुंड्रा जलवायु प्रदेश है ये स्थायी तुषार का प्रदेश है, जिसमें अधोभूमि जो है स्थायी रूप से जमी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि जो होती है वो लंबी होती है। ध्रुवीय जलवायु का दूसरा प्रकार हिमटोप जलवायु है, इसे ईएफ से डिनोट करते हैं और यह जलवायु जो है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भाग में पाई जाती है। देखिए, जैसा कि मैप में देख पा रहे हैं, यह हिस्सा ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है और दक्षिणी गोलार्ध में ये वाला हिस्सा आप जो नीचे देख रहे हैं ये हिस्सा अंटार्कटिका महाद्वीप वाला हिस्सा है। गर्मियों में भी इन दोनों स्थानों का तापमान जो है हिमांक से नीचे रहता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है और इस क्षेत्र में वर्षा बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार और हिम यहाँ पर एकत्रित होती जाती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है और इस वजह से इसका बढ़ता हुआ जो दबाव है ये यहाँ की हिम परतों को विकृत कर देता है और इस वजह से हिम परतें टूट जाती हैं। हिम परतों के ये टुकड़े जो हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक जल में खिसक कर प्लावी हिम सैलों के रूप में तैरने लगते हैं, यानी यहाँ के जो टुकड़े टूटते हैं वो जल में डूबे हुए और तैरते नजर आते हैं, यानी प्लावी हिम सैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेटू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। तो देखिए, ये जो भूमियां हैं जिनकी यहाँ पर बात की गई है ये स्थायी तुषार के प्रदेश हैं, यानी यहाँ पर वर्ष के अधिकांश समय में यानी पूरे 12 महीने बर्फ जमी रहती है। अब 6वें नंबर की जलवायु है उच्च भूमि जलवायु। देखिए, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, तो जब हम लोग पहाड़ों के गिरिपास से इसके चोटी भाग तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी तापमान में अंतर देखने को मिलता है। इसी कारण पहाड़ों पर अलग अलग ऊंचाइयों पर आपको अलग अलग वनस्पति क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में बरसठ के प्रकारों और उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। देखिए, पर्वतों के जो पवनाभिमुख ढाल होते हैं, यानी कि पवन के सामने वाला पवन सम्मुख जो ढाल होता है वहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है और जो ढाल पवन विमुख ढाल होता है वो पूरी तरह से सूखा रह जाता है, वो वृष्टिछाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान में डिफरेंस आने की वजह से अलग अलग वनस्पतियों के कटिबंध यहां पर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे। अब है जलवायु परिवर्तन। देखिए, जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर अब तक पृथ्वी पर अनेक बार जलवायु परिवर्तन हुए हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की जो प्रक्रिया है ये परिलक्षित होती है। भूआकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयों और उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने और पीछे हटने की जो शेष चिन्ह हैं ये सभी चिन्ह जो हैं जलवायु परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। देखिए, हिमानी निर्मित झीलें तभी बनी होंगी जब पृथ्वी पर तापमान बढ़ा होगा, इसकी वजह से जो हिमानियां पिघली होंगी तभी हिमानी निर्मित झीलें बनी हैं। तो हिमानी निर्मित झीलों में जो अवसादों का निक्षेपण है ये भी निक्षेपण जो है पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को इंगित करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय ये भी आर्द्र और शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की निश्चितता का वर्णन करते हैं और ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। इन जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर जब से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ है तब से लेकर अब तक ये प्रक्रिया चलती रही है। तो जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक और सतत प्रक्रिया है। भारत की अगर हम बात करें
तो भारत में पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा से लगभग 8000 वर्ष पहले राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र और शीतल थी। यानी आज से लगभग 10,000 साल पहले जो राजस्थान का थार का मरुस्थल देख रहे हैं, वहां की जलवायु आर्द्र और शीतल थी, यानी वहां पर कभी हरियाली हुआ करती थी। ईसा से 3000 से लेकर 1700 वर्ष पूर्व यहां वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2000 से लेकर 1700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र जो था वो हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था और शुष्क दशाएं तभी से गहन होना स्टार्ट हुई हैं। लगभग 50 करोड़ से लेकर 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन और सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी जो थी गर्म थी। प्लीस्टोसिन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। यानी जब प्लीस्टोसिन युग आया है तब हिमयुग और अंतर हिमयुग की अवधियां रही हैं। अंतिम प्रमुख हिमयुग पृथ्वी पर आज से लगभग 18,000 वर्ष पूर्व था और वर्तमान अंतर हिमयुग जिस समय बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई है, हरियाली पनपना स्टार्ट हुई है, यह लगभग आज से 10,000 वर्ष पहले यानी लगभग 12,000 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। अभिनव पूर्व काल में जलवायु, यानी कि अभी हाल फिलहाल में जलवायु की क्या दशा रही है, तो यहां पर वो चीज यहां डिस्कस की गई है। यहां पे बताया गया है कि पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई हैं। 90 का जो दशक था उसमें चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई हैं। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया है। 90 के दशक में सबसे ज्यादा गर्म तापमान और सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया है। यहां पर बताया गया कि सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से लेकर 77 के दौरान एक विनाशकारी सूखा पड़ा था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान इसके दक्षिणी पश्चिम भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा जाता है, यहां पर भीषण सूखा पड़ा था। यूरोप जो है अनेकों बार उष्ण, आर्द्र, शीत और शुष्क युगों से गुजरा है। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण और शुष्क दशाओं की वजह से जो वाइकिंग कबीले थे वो ग्रीनलैंड में जाके बसे थे। यूरोप ने सन 1550 से लेकर सन 1850 के दौरान लघु हिमयुग अनुभव किया है। 1885 से लेकर 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। अब देखिए यहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण बताए गए हैं। देखिए इन्हें खगोलीय और पार्थिव कारणों में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खगोलीय कारण की। खगोलीय कारण का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौरिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। देखिए सौर कलंक जो है ये सूर्य पर काले धब्बे होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे ब्लैक स्पॉट होते हैं जो कि एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। इनकी संख्या बढ़ने का मतलब यह है कि मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में या सूर्य की जो सौरिक निर्गत ऊर्जा है उसमें कमी आ जाती है। इसी वजह से पृथ्वी का मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। अगर सूर्य पर जो काले धब्बे इनकी संख्या घटने लगती है तो इससे उष्ण और शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ऐसे सौरिक निर्गत ऊर्जा है ये पृथ्वी की तरफ बढ़ जाती है, तो इस वजह से पृथ्वी पर उष्ण और शुष्क दशाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसके अलावा एक अन्य खगोलीय घटना यह है मिलेंकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। यानी मिलेंकोविच दोलन जो खगोलीय सिद्धांत है ये पृथ्वी का जो कक्षीय लक्षण है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों परिक्रमा लगा रही है, तो इसमें जो पृथ्वी का कक्षीय लक्षण इसमें बदलाव आए या फिर पृथ्वी की जो डगमगाहट है इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आए, पृथ्वी का जो अक्षांशीय झुकाव है इसमें परिवर्तन आए, तो इसकी वजह से भी पृथ्वी जो है थोड़ा कम ज्यादा जो तापमान है वो प्राप्त करती है। इससे भी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होता है। तो एक घटना ये भी है, मिलेंकोविच दोलन वाली घटना भी है। इसका दूसरा कारण पार्थिव कारण है, पृथ्वी से संबंधित कारण है। तो पृथ्वी पर होने वाले जो ज्वालामुखी उद्भेदन है ये वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देते हैं। एरोसोल का मतलब ये कि ज्वालामुखी से निकलने वाली जो महीन और बारीक राख है ये वायुमंडल में चली जाती है, जो कि लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले ये सौरिक विकिरण को कम कर देती है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हाल ही में हुए पिनातोबो जो है फिलीपींस में है, और एल चिचोन मैक्सिको ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का जो औसतन तापमान था ये कुछ हद तक गिर गया था, क्योंकि वायुमंडल में जो एरोसोल था वो मौजूद था और एरोसोल मौजूद होने की वजह से इसने सौरिक विकिरण को कम कर दिया। इसी वजह से पृथ्वी का जो औसत तापमान था ये कुछ हद तक गिर गया था। सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भवी कारण जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है, यानी मानवों की जो मानवीय गतिविधियां हैं उनकी वजह से लगातार ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने की वजह से जो आपका भूमंडलीय ऊष्मन है यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हो सकता है और हो भी रहा है।
अब यहां पर भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति की वजह से वायुमंडल जो है ये ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का पारिसर भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को ये अवशोषित कर लेता है। देखिए, कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है कि वायुमंडल सूर्य से लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आने वाले विकिरण को आने देता है, और जब उस सूर्य से आने वाले लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण की वजह से जब हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है तो पृथ्वी भी रेडिएशन छोड़ने लगती है, और ये रेडिएशन जो होता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में या दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है। तो इसको वायुमंडल बाहर नहीं निकलने देता है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। और वायुमंडल का तापन करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर ग्रीन हाउस के बारे में बताया गया है। ग्रीन हाउस का उपयोग जो है ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है, यानी ऐसे इलाके जहां पर हमेशा बर्फ पड़ती है, हमेशा ठंडे रहते हैं, वहां पर ऊष्मा का परिरक्षण करने के लिए ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। और ग्रीन हाउस जो है कांच का बना होता है। कांच जो है प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कांच जो है सूर्य की विकिरण को तो आने देता है, सूर्य का विकिरण लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में होता है तो इसको तो आने देता है, लेकिन उससे जो घर के अंदर का सामान जो गर्म हो जाता है उससे जो विकिरण निकलता है वो दीर्घ तरंगों के रूप में निकलता है, तो उस विकिरण को ये बाहर नहीं निकलने देता है। यही कारण है कि कांच वाले जो घर होते हैं उनके अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको कार का एक उदाहरण देता हूं। अगर आप कार में बैठे हैं और कार के शीशे बंद हैं, तो शीशे बंद होने से क्या होता है, कुछ ही समय में कार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। कार के अंदर का तापमान बाहर के वायुमंडल की तुलना में काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका रीजन ये है कि कार के अंदर जो सूर्य की किरणें आ रही हैं लघु तरंगों के रूप में, तो कांच उन्हें आने तो दे रहा है, लेकिन अंदर जो वस्तुएं गर्म हो रही हैं उनसे जो विकिरण निकल रहा है दीर्घ तरंगों के रूप में, उन्हें कांच बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो यही कारण है कि कार के अंदर का तापमान आपको बाहर की तुलना में अधिक लगता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य गैसें भी हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण को प्रभावित करती हैं। देखिए, किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल में इसके जीवन काल और इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग की लंबाई पर निर्भर करता है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन, ये जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो यह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। देखिए, वैसे तो आपकी जो ओजोन लेयर है ये समताप मंडल की बीच में पाई जाती है, और जब यही लेयर निम्न समताप मंडल में होती है तो ये पार्थिव विकिरण को, यानी पृथ्वी से निकलने वाला जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण है, इसको अवशोषित करती है, और ये गैस भी ग्रीन हाउस गैस की भांति रिएक्ट करती है। ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना अधिक समय लगता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक वायुमंडल में रहेंगे, उतने लंबे समय तक पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहेगा और उतने लंबे समय तक पृथ्वी के वायुमंडल को उभरने में टाइम लगेगा। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। ये सबसे ज्यादा प्रभावी गैस जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्मी ईंधनों में तेल, गैस और कोयला, इन सब के दहन से होता है। वन और महासागर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन जो है अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, और जब वनों की कटाई होती है तो वनों की कटाई होने से CO2 की वातावरण में मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर रखते हैं, और जब हम वन को काटने लगते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे क्या है, वायुमंडल का संतुलन जो है खराब होने लगता है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों को समन्वित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को 20 से लेकर 50 वर्ष लग जाते हैं। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब यह कि वायुमंडल में 0.5% की वार्षिक दर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दोगुना करके किया जाता है। यानी जब भी हम यहाँ पर हम जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण पता करते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो पूर्व औद्योगिक स्तर से इससे डबल करके इसको आकलन करते हैं। इसके अलावा एक गैस और है, यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मानवीय गतिविधियों से पैदा होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, AC और फोम इत्यादि को बनाने में किया जाता है।
ओजोन समताप मंडल में अवस्थित होती है, जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती हैं। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं। अब देखिए, आपके मन में सवाल आएगा कि पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में कैसे कन्वर्ट कर रही हैं। देखिए, जब उच्च ऊर्जा वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जब ये ऑक्सीजन के अणुओं पर पड़ती हैं तो ये ऑक्सीजन के अणुओं को दो एकल ऑक्सीजन परमाणु में डिवाइड कर देती हैं और बाद में ये ऑक्सीजन के एकल परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ओजोन बनाते हैं। तो ऐसे करके ओजोन का फॉर्मेशन होता है। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं और ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। अब देखिए, यहां पर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कुछ कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं और इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा 1997 में की गई थी। सन 2005 में ये प्रभावी हुई है और इस उद्घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया है। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया है कि वे सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएं। यानी कहने का मतलब ये क्योटो प्रोटोकॉल ये कहती है कि जो 35 औद्योगिक राष्ट्र हैं, इन औद्योगिक राष्ट्रों को जो 1990 का जो उत्सर्जन स्तर था, उस उत्सर्जन स्तर में 2012 तक 5% की कमी लानी है। भूमंडलीय ऊष्मन का तप प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका प्रभाव हर जगह एक समान नहीं होता है और इसके दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। यानी इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो आपके जीवन पोषक तंत्र जो है इसको भी दुष्प्रभावित करते हैं। हिमटोपियों और हिमनदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर समुद्र का ऊष्मी विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को आप्लावित कर सकता है। देखिए, जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो बर्फ जमी हुई है, यह पृथ्वी का तापमान बढ़ने की वजह से बर्फ पिघलने लगती है। तो इससे क्या होता है, इससे समुद्री जल स्तर बढ़ने लगता है। ठीक वैसे ही जो पहाड़ों पर हिमनदियां जमी हुई हैं, तो जब तापमान बढ़ता है तो हिमनदियां भी पिघलती हैं, तो ऐसे नदियों का जल स्तर बढ़ता है और नदियों का जल अंततः समुद्र में जाता है। तो ऐसे करके क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जो समुद्री किनारे हैं वो डूब जाएंगे और जो द्वीप वगैरह है वो भी डूब जाएंगे। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ है, एक तो 1901 से लेकर 44 के बीच में और दूसरा 1970 से लेकर 99 के बीच में। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में जो भूमंडलीय ऊष्मन है ये 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यानी कहने का मतलब यह है कि 20वीं शताब्दी का जो तापमान था, औसत वार्षिक तापमान था, वो 19वीं शताब्दी में दर्ज किया गया तापमान से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। सन 1998 संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी सहस्राब्दी का सबसे अधिक गर्म वर्ष था। यानी कहने का मतलब यह है कि 1998 जो है ये न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी सहस्राब्दी का मतलब होता है पूरे 1000 साल। तो 1998 जो है लगभग 1000 सालों का, न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरे 1000 सालों का सबसे गर्म साल था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।